तो देखो कल बेटा हमने प्रोटोजोआ का जो 4 क्लास हमने बताया था प्रोटोजोआ में, तो 4 क्लासेस में हमने फर्स्ट क्लास अमीबॉयड क्लास में हमने अमीबा देखा था, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका देखा था। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका में बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता क्योंकि वो पैरासाइटिक फॉर्म होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी पैरासाइटिक फॉर्म होता है उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता। ठीक बात है, ये क्लियर होना चाहिए आपको ना। जितने भी पैरासाइटिक फॉर्म है बेटा उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता। इट मींस एंटमीबा हिस्टोलिटिका में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होगा, अमीबा में होगा बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है ना, ये बात आपको नेक्स्ट क्लास है बेटा हमारा सीलियम। सीलियम का सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम जो होता है बेटा वो होता है एक्वेटिक, है ना। पैरामीशियम जो होता है बेटा, पैरामीशियम एक्वेटिक होता है ना, एक्वेटिक। तो पैरामीशियम का डायग्राम भी देख लेते हैं बना के। पैरामीशियम को हम और क्या बोलते हैं बेटा, इसका जो है स्लीपर शेप होता है। ये पैरामीशियम को हम बोलते हैं बेटा कि ये चप्पल के जैसा है ना, स्लीपर शेप ऐसा होता है पैरामीशियम। ठीक है, ये है बेटा पैरामीशियम। इसका जो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा, ये क्या है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, आउटर लेयर, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कवर्ड विद a proteinous substance called पेलिकल, है ना। ये इसलिए होता है बेटा कि कहीं ऐसा ना हो कि वाटर मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सके, ऐसा नहीं है। वाटर को प्रिवेंट करने के लिए ये जो आउटर मोस्ट एक लेयर है बेटा, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, पेलिकल, है ना। पेलिकल की कवरिंग होती है और यहीं से इस पर बॉडी के चारों तरफ, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऐसे सीलिया निकले होते हैं, है ना, सीलिया। These are the सीलिया। ठीक बात है, बहुत आसान स्ट्रक्चर है बेटा पैरामीशियम का। नया सीलिया। अब ये अगर ये यूकैरियोटिक सेल है बेटा, ये एक्वेटिक लिखा हुआ आप लिख लेना, मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है ना। तो अगर यूकैरियोटिक सेल है बेटा तो इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा। ये अलग बात है कि इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं बेटा। ये है एक बड़ा न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं बेटा मैक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस मतलब कि बड़ा न्यूक्लियस, मैक्रो मींस लार्ज, है ना। और एक छोटा न्यूक्लियस होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। मेगा न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस होता है इसके बॉडी में, ठीक है। और ये बॉडी का एंटीरियर पार्ट है और ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये भी हमें याद रखना चाहिए, है ना। बॉडी का ये एंटीरियर पार्ट है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी इसमें 2 पाए जाते हैं, है ना। पैरामीशियम में बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी एक नहीं बल्कि 2 होते हैं। और वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मान लो एक यहाँ पे है, ये मैंने, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी बहुत अलग तरह का होता है। इसके चारों तरफ बेटा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। इसको बोलते हैं एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल
वैक्यूल, क्या बोलते हैं इसको, एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, क्योंकि बॉडी का ये एंटीरियर पार्ट है और ये है पोस्टीरियर। एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट कैसे डिसाइड करेंगे, जबकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, ओरल ग्रुप से डिसाइड करते हैं बेटा, है ना। इसकी ओपनिंग इधर को है तो ये एंटीरियर है। यहाँ पे एक और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है बेटा और इसके चारों तरफ भी माइटोकॉन्ड्रिया है। ये जो मैंने बनाया है ये है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये है पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये, ठीक बात है, ओके। बाकी सेल ऑर्गेनेल्स इसमें होंगे, हम लिख नहीं रहे हैं। और ये क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म, ये होता है बेटा साइटोप्लाज्म, है ना। ब्लू मार्कर मेरे पास आज है नहीं, इसीलिए इसी से काम चला रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बट इसके बॉडी का प्लेस जो है पहले से डिसाइडेड होता है, पहले से डिसाइडेड होता है। मतलब ये ओरल ग्रुप है, इधर ही से ये फूड को इनटेक करने वाला है, ठीक बात है ना। तो ये जो देख रहे हो बेटा, ये क्या है, ओरल ग्रुप, जहां से वो फूड लेता है। तो इस रीजन को मैं लिख देता हूं बेटा, ओरल ग्रुप, जिधर से ये फूड को लेता है ना, अपने अंदर फूड लेगा। अब फूड इसका क्या होगा, जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे वो वही होंगे। अब जैसे कि हमारे में ये वेस्टिब्यूल है, माउथ कैविटी में वेस्टिब्यूल पहले आता है, इसीलिए इस ओरल ग्रुप के पास ये जो पहला स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है, ये इसको हम बोलते हैं बेटा, जो फोल्डिंग है, मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है एक्चुअल में, यही क्या है बेटा, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल, VESTIBULE, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के बाद बेटा ये है बकल कैविटी, कुछ इस तरह से। ये है बेटा इसका बकल कैविटी या माउथ कैविटी, लेकिन एनसीईआरटी में बेटा इसी बकल कैविटी को वो गलेट बोलते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये जो है बेटा गलेट है ना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इस ये गलेट है, ओरल ग्रुप है, उसके बाद वेस्टिब्यूल है, उसके बाद क्या है, बकल कैविटी है, ठीक है ना। बकल कैविटी के बाद बेटा इसमें सीलिया है, बकल कैविटी में सीलिया है। उसके बाद आता है बेटा साइटोस्टोम। साइटोस्टोम का, साइटो मींस साइटोप्लाज्म, स्टोमा मींस माउथ, है ना। साइटो मींस साइटोप्लाज्म, स्टोमा मींस माउथ। तो इसके बाद जो आता है बेटा साइटोस्टोम, ये जो बकल कैविटी के बाद जो रीजन देख रहे हो आप, साइटोस्टोम, स्टोमा मींस माउथ होता है, मतलब साइटोप्लाज्म का बना हुआ माउथ, है ना, साइटोप्लाज्म का बना हुआ माउथ। इसके बाद है बेटा जो रीजन देख रहे हो, ये है फायरिंग्स, और किसका बना हुआ है, साइटोप्लाज्म का ही, साइटोप्लाज्म में ही है, तो इसको बोलेंगे बेटा साइटो फायरिंग्स। एंड ये इधर से फूड इसने लिया तो ये न्यूली फॉर्म्ड फूड वैक्यूल, है ना, न्यूली फॉर्म्ड फूड वैक्यूल, न्यूली फॉर्म फूड वैक्यूल है ये बात समझ में आ गई, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के चारों तरफ है बेटा, तो ऐसा नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है उसका बड़ा होना या छोटा होना या डिस्पर्स होना, बाहर की तरफ वाटर को रिमूव कर देना, मींस ऑस्मो रेगुलेशन जो है
वो एनर्जी मेडिएटेड प्रोसेस नहीं होता, मतलब उसमें एनर्जी का यूज नहीं होता, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया पाए तो जाते हैं यहाँ पे, लेकिन उसका ऑस्मोरेगुलेशन में कोई यूज नहीं होता। ये भी बात आपको समझ लेनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, नीट का क्वेश्चन बन सकता है ये, है ना। ये जो पैरामीशियम है बेटा, जब डिवाइड करता है ना, तो आपने सुना होगा 9th में बेटा कि माइटोसिस होती है, ए माइटोसिस होती है, सॉरी माइटोसिस होती है, मियोसिस होती है, दो तरह का सेल डिवीजन आपने पढ़ा है। लेकिन ये जो पैरामीशियम है बेटा, इसमें जो डिवीजन होता है वो भी स्पेशली कहां पे, मैक्रोन्यूक्लियस में, वो होता है एमाइटोसिस, है ना। पैरामीशियम डिवाइड थ्रू एमाइटोसिस, या पैरामीशियम सोर्स, SHOWS मैं लिख रहा हूं, पैरामीशियम सोर्स एमाइटोसिस। अब एमाइटोसिस का मतलब क्या होता है बेटा, एमाइटोसिस क्या है? एमाइटोसिस इज द डिवीजन विदाउट ब्रेकिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, विदाउट ब्रेकिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसा रहता है वैसा ही रहता है, विदाउट, आपने देखा होगा कि माइटोसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है, लेकिन इसमें नहीं होती, विदाउट ब्रेकिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और स्पेशली ये मैक्रो न्यूक्लियस में पाया जाता है, ऐसा डिवीजन मैक्रो न्यूक्लियस में। दूसरा फीचर है बेटा, ये डिवीजन जो होता है वो अनइक्वल होता है, अनइक्वल डिवीजन, ठीक बात है, अनइक्वल डिवीजन। तो ए माइटोसिस क्या है बेटा, विदाउट ब्रेकिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अनइक्वल डिवीजन, मतलब जब सेल डिवाइड करती है तो दो जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो अनइक्वल होते हैं। अब इसके आगे की कहानी बेटा जानने की अभी जरूरत नहीं है, जब हमारे पास अभी एक पूरा चैप्टर पड़ा हुआ है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन +1 में, उसमें बहुत ही अच्छी तरह से इस बात को हम पढ़ेंगे, है ना, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे डिवाइड होती है, कैसे सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे रप्चर होती है और कैसे फिर से रीअपीयर हो जाती है। तो ये सारा कुछ हम देखने वाले हैं सेल डिवीजन वाले चैप्टर में, लेकिन अभी के लिए तो आप समझ लो, बस याद कर लो अभी, है ना, और उस समय तक जैसे जैसे अपने आप याद भी हो जाएगा, है ना, कि ए माइटोसिस क्या होती है, वहां फिर से हम ए माइटोसिस को पढ़ेंगे, ठीक बात है ना। ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर देता हूं बेटा। नेक्स्ट क्लास है बेटा, नेक्स्ट क्लास है फ्लैजेलेटा, तीसरा होगा फ्लैजेलेटा। इसका एग्जांपल है बेटा, कल मैंने बताया था ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा जो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करता है, कॉज स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज का नाम है। मतलब ये फ्लैजेलेट्स जो होते हैं बेटा, इतना तो पता चल गया हमें कि ये पैरासाइट होते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दें दे आर फ्री लिविंग और पैरासाइट्स, मतलब ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं बेटा, या पैरासाइटिक फॉर्म भी हो सकते हैं, है ना। पैरासाइटिक फॉर्म में हमने ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस देख लिया, एग्जांपल, एक एग्जांपल तो देख लिया। अब देखो इसका ट्रिपैनोसोमा का मैं डायग्राम बना रहा हूं, देखना, ये ऐसे मैंने एक लाइन खींची बेटा, ऐसे, है ना, यूं लाया, यूं ऐसे, और ये ऐसे, ये देखो ऐसा,
ये थोड़ा सा मेम्ब्रेन इसका ऐसे, ठीक है। अब ये बॉडी का एंटीरियर पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है बेटा? एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये क्या हो गया बेटा? ये है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये ट्रिपैनोसोमा बने बनाया है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अब किसके बेसिस पे हम इसको एंटीरियर बोल रहे हैं, किसके बेसिस पे इसको हम पोस्टीरियर बोल रहे हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए बेटा। तो देखो, इसके बॉडी से जो फ्लैजेला, फ्लैजेलेट्स है ना, जो फ्लैजेला अराइव होता है बेटा, वो देखने में लगता है कि वो यहां से निकल रहा है, ऐसा है ना, और खूब बड़ा सा फ्लैजेला होता है, ये है फ्लैजेला। लेकिन ये फ्लैजेला यहां से निकलता हुआ दिखता तो है, बट एक्चुअल में इसकी ओरिजिन देखो है कहां पे? यहां पे है बेटा, ये देखो, ये फ्लैजेला की ओरिजिन है बेटा, फ्लैजेला की ओरिजिन है, यहां से फ्लैजेला निकला है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना दूं, बेसल बॉडी होती है ये, ठीक है। और यहाँ पे एक रेड कलर का स्पॉट होता है, जिसको हम बोलते हैं बेटा काइनेटोप्लास्ट। देख लो, समझ लेते हैं फिर से बेटा। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, एनिमल है, मतलब कि स्टोरेज फूड ग्लाइकोजन होगा सबके सबकी जैसा, ओके। एक न्यूक्लियस होगा इसमें, एक न्यूक्लियस होगा, चलो यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है। फ्लैजेलेट्स हो तो मतलब फ्लैजेला होगा इसमें। फ्लैजेला की ओरिजिन देखो बेटा, यहाँ से है, ऐसा 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 ऐसा, और यहाँ से निकल रहा है। ओरिजिन यहाँ से है लेकिन निकल यहाँ से रहा है, यहाँ से राइज हो रहा है, इसलिए इसको हम एंटीरियर पार्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसको पोस्टीरियर पार्ट बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे मूव करेगा, कहीं भी जाएगा अगर तो ऐसे मूव करेगा। इस फ्लैजेला के कारण यहाँ पे इसकी बॉडी में ऐसे ऐसे फोल्डिंग्स ऑफ मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है। इस फोल्डिंग मेम्ब्रेन की फोल्डिंग को बेटा हम बोलते हैं अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन, अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं बेटा हम अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन, अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, बढ़िया। ये है साइटोप्लाज्म इसका, जिसे सब में होता है, इसी तरह से इसमें भी है साइटोप्लाज्म है। माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा इसमें बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, और बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स जितने भी होते हैं वो होते हैं इसमें, ये सारा कुछ है, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। अब एक बात रही बेटा काइनेटोप्लास्ट की, कि ये क्या है? जहां से फ्लैजेला की ओरिजिन है बेटा, वहां पे एक रेड स्पॉट पाया जाता है, जिसको हम काइनेटोप्लास्ट बोलते हैं। और एक्चुअली ये मॉडिफाइड माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मॉडिफाइड माइटोकॉन्ड्रिया। और आप सब लोग तो जानते हो बेटा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेल के अंदर एनर्जी का सोर्स होता है ना, उसे वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, पावर हाउस उसको इसीलिए बोलते हैं हम। तो इस फ्लैजेला के मूवमेंट के लिए बेटा जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है वो इसी से प्रोवाइड की जाती है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटोप्लास्ट इसका नाम हो गया, ठीक बात है। अब दूसरी बात यह है बेटा कि माइटोकॉन्ड्रिया में हमको पता है पहले से कि डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है बेटा? डीएनए होता है, ठीक है। और डीएनए को अगर किसी भी क्रोमोजेनिक सब्सटेंस से अगर हम स्टेन करते हैं बेटा, तो वो हमें अपीयर हो जाता है माइक्रोस्कोप में, है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, अल्ट्रावायलेट रेज से ही उसे हम देख पाते हैं उसको हम, ठीक है ना। तो इसमें सफिशिएंट अमाउंट में इसमें डीएनए पाया जाता है, मॉडिफाइड माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसके मूवमेंट में हेल्प करता है ये, ठीक है, ये है। तो काइनेटोप्लास्ट समझ में आ गया, इसको मैं आपको लिखवा देता हूं बोल के। यहां तक जहां तक अभी तक मैंने बताया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बताना जरा, किसी को कोई प्रॉब्लम है या समझ में आ गया?
किसी को अगर प्रॉब्लम है तो लिख दो, नहीं तो मैं समझूंगा सबको समझ में आ गया। सर डाउट है? नो सर, नो प्रॉब्लम। अंकित, अंकित बेटा तुम्हें डाउट है? बेटा अंकित लिखना है बेटा, कहाँ पे समझ में नहीं आया आपको, फिर से समझा देता हूं। अंकित बेटा कहाँ पे समझ में नहीं आया बेटे? अंकित बेटा बताओ कहाँ पे समझ में नहीं आया? अच्छा, काइनेटोप्लास्ट स्लीपिंग सिकनेस, काइनेटोप्लास्ट और स्लीपिंग सिकनेस, दो चीज, दो बात। हाँ ठीक है, मैं समझाता हूं। देख बेटा, जैसे आपको पता है बेटा कि मलेरिया एक डिजीज है, कॉज कौन करता है बेटा? प्रोटोजोआ, कौन सा? प्लाज्मोडियम, ठीक बात है। टाइफॉइड एक डिजीज है कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, वो बैक्टीरिया होता है। ऐसे ही बेटा एक स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होती है जिसमें कि न्यूरॉन्स ज्यादा अफेक्टेड होते हैं ना, आदमी चुपचाप पड़ा रहता है, उसको कुछ पता नहीं चलता, ठीक बात है ना। स्लीपिंग सिकनेस डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नाम का एक चैप्टर है बेटा, वहां पे खूब डिटेल हम डिजीज के सिम्टम्स और उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी हमें पढ़ना है। यहाँ पे हमको ये पता होना चाहिए बस कि स्लीपिंग सिकनेस एक डिजीज है, ठीक है, और कॉज कौन करता है बेटा? ट्रिपैनोसोमा, जो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स होता है। मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। काइनेटोप्लास्ट देखो क्या होता है, फ्लैजेला की ओरिजिन यहां से है बेटा, फ्लैजेला यहां से निकलता है, ऐसे ऐसे निकलता है। तो फ्लैजेला के बेस में, फ्लैजेला के बेस में बेटा एक डार्क स्टेनिंग, मतलब अगर उसको हम स्टेन करें, स्टेन करना आप समझते हो, लैब में अगर हम जाके किसी स्पेसिमेन को स्टेन कर दे, क्रोमोजेनिक, क्रोमो मींस होता है कलर, कलरिंग, कलर है ना, तो अगर इसको स्टेन करें तो ये डार्क कलर रिटेन कर लेता है। उसका कारण ये है बेटा क्योंकि इसमें डीएनए पाया जाता है। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, आपको पता होना, पता है पहले से कि सेल के अंदर दो सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं बेटा जिसमें कि डीएनए पाया जाता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट सेल में होता है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया जो दोनों में होता है, उसमें भी डीएनए पाया जाता है। तो ये मॉडिफाइड माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ही कंडेंस हो जाती है और बना लेती है काइनेटोप्लास्ट, और एनर्जी प्रोवाइड करती है फ्लैजेलर मूवमेंट के लिए, ठीक बात है। स्टेन करने पे डार्क कलर ये स्टेन हो जाता है। मुझे लगता है काइनेटोप्लास्ट समझ में आ गया। अब काइनेटोप्लास्ट लिख लो, फिर मैं डाउट आपसे पूछता हूं। काइनेटोप्लास्ट लिखिए, मैं बोल रहा हूं काइनेटोप्लास्ट, हेडिंग दे दो काइनेटोप्लास्ट, काइनेटोप्लास्ट हेडिंग दे दो और लिखिए, लिखिए it is a cell organelle, it is a cell organelle of some protozoans, it is a cell organelles of some protozoans and contain sufficient amount of DNA, comma, for this to be visible under light microscope, for this to visible under light microscope, full stop लिखिए। when suitable stand STAINED, स्टेन करना, रंगना, कलर करना है ना। when suitable stand apparently, APPERENTLY, apparently, when suitable stain apparently
It is modified mitochondria. It is modified mitochondria. मतलब हमें पता लग जाता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है. Modified mitochondria situated near the origin of flagella या फ्लैजेलम. ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है. फ्लैजेलेट्स में किसी भी तरह का किसी को डाउट? नेक्स्ट है बेटा, मुझे लगता है कि 4th क्लास होगी, है ना? स्पोरोजोवंस. बेटा यहाँ पे स्पोर लगा हुआ है, मतलब पहला तो फीचर में मुझे ये लिखना चाहिए कि स्पोर लाइक स्टेज occur या found in their life साइकिल. मतलब इनके लाइफ साइकिल में बेटा स्पोर जैसी स्टेज आती है ना? एंड दे आर हाईली इन्फेक्शियस एंड कॉज डिजीज, है ना? यही स्पोर जो होता है बेटा हाईली इन्फेक्शियस एंड कॉज डिजीज. बेटा ये बहुत ज्यादा डिजीज कॉज करने वाले ही होते हैं, फ्री लिविंग तो नहीं के बराबर होते हैं. मतलब दे आर 100% पैथोजेनिक. पैथोजेनिक का मतलब ही होता है बेटा पैथोजन, मतलब कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, है ना? अब इसका एग्जांपल देखें बेटा. एग्जाम्पल है इसका, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका जो फेमिलियर है, जो जानते हो अच्छी तरह से, पैरामीशियम. नहीं पैरामीशियम नहीं, क्या लिख रहा हूं मैं? पैरामीशियम नहीं, प्लाज्मोडियम बेटा, प्लाज्मोडियम, है ना? प्लाज्मोडियम कौन सा डिजीज कॉज करता है बेटा? मलेरिया. और इसमें भी कई सारे इनका वैरायटी है बेटा. प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम वाइल्डेक्स, है ना? तो अलग अलग इनका स्पीसीज. और वो क्या करते हैं हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में देखने वाले हैं. अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम तो सिंपल एक किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम में क्या क्या पढ़ना है प्रोटोजोआ में वो देख रहे हैं. ठीक है, मलेरिया डिजीज कॉज करता है. एक चीज और बात है, एक स्पेशल बात है इनमें. स्पोरोजोआ में हमने देखा था बेटा कि कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं पाया जाता. मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा नो लोकोमोटरी ऑर्गन. तो कौन सा मूवमेंट शो करेगा? ये रिगलिंग मूवमेंट. कल ही हमने बात की थी इसके बारे में. रिगलिंग मूवमेंट शो करते हैं ये, है ना? एंड नो contractile vacuole. No locomotory organ, no contractile vacuole. बढ़िया. ये दो बात आपको याद रखना चाहिए बेटा कि कोई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होता, कोई लोकोमोटरी ऑर्गन इसमें नहीं होता. थोड़ा स्ट्रक्चर देख लिया जाए प्लाज्मोडियम का. और प्लाज्मोडियम देखो बेटा, आप ये उसके बारे में डिटेल मुझसे मत पूछना, क्योंकि मैं थोड़ा सा हिंट करने वाला हूं बस आपको. +2 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इसका लाइफ साइकिल पूरा हम पढ़ाएंगे वहां पे आप लोगों को. ठीक है ना? अभी के लिए समझ लो आप कि जो मलेरियल पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम ना, वो कैसे होता है? मॉस्किटो, अगर फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो. अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ये जो मॉस्किटो ब्लड सक करती है
तो क्या मॉस्किटो पैरासाइट है? मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं। मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने पे मलेरिया डिजीज होती है, मतलब वो ट्रांसफर कर देती है मलेरियल पैरासाइट को, प्लाज्मोडियम को, किस बॉडी फॉर्म को? स्पोरोजोइट्स, है ना? स्पोरोजोइट्स मैं यहां पे लिखता हूं बेटा, स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स क्या है बेटा? प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल की एक स्टेज है जिसको फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ड्यूरिंग ड्यूरिंग पेनिट्रेशन ऑफ स्किन, है ना, जब पेनिट्रेट करती है हमारे स्किन को, तो सिरिंज से बेटा दे ट्रांसफर स्पोरोजोइट्स फ्रॉम देयर सेलेवरी सलाइवा इनटू द ब्लड ऑफ ह्यूमन। बात समझ में आ गई? अपने सलाइवा से बेटा ह्यूमन के ब्लड में वो ट्रांसफर कर देती है स्पोरोजोइट्स को, और यही स्पोरोजोइट्स जो है इन्फेक्शियस स्टेज होती है प्लाज्मोडियम की मलेरिया डिजीज का। बात समझ में आ गई? अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं बेटा कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से ही मलेरिया डिजीज हो सकती है, मेल के काटने से नहीं, क्यों? या दूसरा क्वेश्चन पहले तो ये बताओ आप कि ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो है, मॉस्किटो पैरासाइट होता है क्या? एस और नो आपको लिखना है। मॉस्किटो पैरासाइट है फीमेल एनाफिलीज या नहीं? हाँ या ना लिखना है आपको। नवदीप, नवदीप ने बताया कि नहीं, फीमेल एनाफिलीज पैरासाइट नहीं है। और कोई बताएगा कि फीमेल एनाफिलीज पैरासाइट है या नहीं है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। अंकित बता रहा है प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्लड रिक्वायरमेंट। अरे वाह नवदीप, वाह बेटा नवदीप, नवदीप ने बहुत अच्छा आंसर दिया भाई। बेटा नवदीप तूने तो समझ लो खुश कर दिया मुझे आज। नवदीप बेटा नवदीप ने सारी बात ही बता दी है, 2 वर्ड लिख के नवदीप ने सारी बात बता दी है बेटा। नवदीप बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं बहुत खुश हूँ बेटा, आज इतना बढ़िया आंसर दिया बेटा तूने आज। बेटा देखो मॉस्किटो जो होती है ना बेटा, वो वो जो है जब एग लेइंग करती है ना, तो उसमें उसके लिए कुछ प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है ना? सम प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर एग लेइंग, है ना, एग लेइंग विच प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड। मतलब ह्यूमन के ब्लड में कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो फीमेल एनाफिलीज के मॉस्किटो के एग लेइंग के लिए, मतलब अंडे देने के लिए जरूरी होते हैं। तो उसी के लिए वो ब्लड को सक करती है बेटा, और कोई मतलब नहीं होता है। मतलब केवल एग लेइंग के लिए वो ब्लड को सक कर रही है बेटा, ब्लड पे डिपेंड नहीं है वो हमारे। हाँ बिल्कुल, दे फीड्स ऑन फ्रूट्स, फ्लावर्स का जूस वगैरह वो सक करके सरवाइव कर लेते हैं मॉस्किटो। क्योंकि आपने देखा होगा खेतों में जाओ तो बहुत ज्यादा मॉस्किटो मिलते हैं आपको, बहुत ज्यादा। यही रीजन है बेटा, क्योंकि उनका फूड तो वहीं पे अवेलेबल है। सही सही बात है। तो मॉस्किटो पैरासाइट नहीं है, ये बात आपको याद रखना है। और इसका डिटेल बेटा आप इकोलॉजी +2 में पढ़ोगे, और डिटेल पढ़ोगे और अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे वहां पे हम। बहरहाल यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया बेटा, इसमें पैरासाइटिक फॉर्म में कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता, कोई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता। इन्फेक्शियस स्टेज जो होती है वो होती है स्पोरोजोइट्स। ठीक बात है, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर, बाकी स्ट्रक्चर हम बाद में देखेंगे इसका। अब हम चलते हैं बेटा पूरे पूरे प्रोटोजोआ को की समरी थोड़ा सा लिख लेते हैं हम, है ना? पूरी समरी लिख लेते हैं बेटा हम, प्रोटोजोआ की समरी।
यहाँ पे हम लिखते हैं बेटा फीचर्स, और पहला लिखते हैं बेटा अमीबॉयड क्लास, सारे लिखेंगे ना अमीबॉयड, या इसी को हम बोलते हैं बेटा सार्कोडीना, या अमीबॉयड क्लास है। दूसरा है बेटा सीलिएटा, सीलिएटा क्लास होती है बेटा। तीसरी क्लास होती है फ्लैजेलेटा, फ्लैजेलेटा, एंड फोर्थ वन इज स्पोरोजोआ, फोर्थ वन इज स्पोरोजोआ। तो फीचर्स में समरी हम लिखने जा रहे हैं सबकी, है ना। पहला फीचर हम लिख लेते हैं बेटा यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गन्स, लोकोमोटरी ऑर्गन्स मतलब चलने के लिए, है ना। जब दिख रहा है ना, पूरा बोर्ड आ जा रहा है ना यहाँ पे, हाँ ठीक है आ जा रहा है। लोकोमोटरी ऑर्गन में बेटा अमीबॉयड में क्या है, क्या लिखूं मैं, इसमें लिख देता हूं बेटा स्यूडोपोडिया, इसमें होता है, आप जानते हो स्यूडोपोडिया, साथ के साथ लिखते चलो बेटा, है ना, स्यूडोपोडिया। इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा बेटा, सीलिया, और इसमें क्या होगा बेटा और स्पोरोजुआ में क्या होगा, स्पोरोजुआ में क्या होगा, कोई है ही नहीं, नॉन लोकोमोटरी ऑर्गन, दे शो रिगलिंग मूवमेंट, है ना। लोकोमोटरी ऑर्गन में लिख दूं एब्सेंट, एंड दे शो डब्ल्यू रिगलिंग मूवमेंट। नेक्स्ट है बेटा हैबिटेट, 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 हैबिटेट में मतलब कहां कहां ये पाए जाते हैं। अमीबॉयड कहां कहां पाया जाता है बेटा, ये तो ये फ्री लिविंग हो सकता है या पैरासाइट, फ्री लिविंग और फ्री लिविंग और पैरासाइट। इसमें क्या लिखूंगा में, फ्री लिविंग तो होगा ही, है ना, एक्वेटिक और फ्री लिविंग, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से याद चला जा रहा है। फ्लैजेलेटा का क्या होगा बेटा, फ्लैजेलेटा दे आर मोस्टली पैरासाइट, है ना, कुछ फ्री लिविंग भी हो सकते हैं लेकिन मोस्टली पैरासाइट। इसमें मैं लिख दूं दे आर मोस्टली पैरासाइट, और इसमें क्या लिखूं स्पोरोजुआ में एक्सक्लूसिवली पैरासाइट, सारे के सारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्सक्लूसिवली पैरासाइट, एक्सक्लूसिवली पैरासाइट, है ना। अब नेक्स्ट फीचर होगा बेटा बॉडी कवरिंग, बॉडी कवरिंग, है ना, किसके ऊपर कौन सी कवर पाई जाती है, बॉडी कवरिंग, बताओ। इन्हीं के ऊपर मैंने बताया था क्या क्या कवरिंग हो सकती है, मैंने बोला था सिलिका हो सकती है, और क्या हो सकती है, सिलिका ही हो सकती है ना, कैल्शियम कार्बोनेट भी कभी कभी हो सकता है, या जरूरी नहीं कि सभी में पाया जाता है। मतलब बॉडी कवरिंग या तो एब्सेंट होगा, एब्सेंट होगा, या तो क्या होगा बेटा इसमें एब्सेंट होगा, और अगर होगा तो किसका होगा, सिलिका, ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है बेटा, याद रखना है, सिलिका या कैलकेरिया, CaCO3 का, ठीक बात है ना। अच्छा, अब इसमें सिलिएटा में बेटा कवरिंग होती है पेलिकल की, है ना, क्योंकि अपने बॉडी को इनको बचाना है, पेलिकल की कवरिंग होती है। और इसमें किसकी कवरिंग होती है बेटा, पेलिकल की, और इसमें भी क्या होती है बेटा,
फेलिकल की कवरिंग होती है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसमें कैसा होता है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें मैं तो लिखता हूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा अमीबॉयड में कौन कौन सा होगा, किस तरह से होगा? बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन एंड स्पोरुलेशन, तीनों मैंने बताया था। बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन हो सकता है या स्पोरुलेशन। बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन या स्पोरुलेशन, ठीक है। हमने इसकी चर्चा की थी बेटा अभी लास्ट क्लास में, कल ही बताया था हमने, है ना। और सीलिएटा में पैरामीशियम में बेटा, पैरामीशियम में आपने देखा था कि स्लीपर शेप था ये। तो अगर जब भी इसमें बाइनरी फ्यूजन होता है वो ट्रांसवर्स होता है, यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडिनल होता है। 9th में भी हमने पढ़ा था। तो इसमें क्या लिखते हैं बेटा, इसमें एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सीलिएटा अकर्स थ्रू ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। और फ्लैजेलेट्स में कैसे होगा बेटा? फ्लैजेलेट्स में ट्रिपैनोसोमा था तो बॉडी का के लॉन्गिट्यूडिनली होगा, है ना। इसमें ट्रांसवर्स होता है, उसमें लॉन्गिट्यूडिनली होता है। फ्लैजेलेटा में होगा बेटा लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। और स्पोरोजुआ में बेटा ऑलवेज asexual reproduction occurs through multiple fission, always occurs through multiple fission, multiple fission, ठीक है, मल्टीपल फ्यूजन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट फीचर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सार्कोडीना में कैसे होगा बता सकता है कोई? आप लोग को पता होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा अमीबॉयड या सार्कोडीना में लगभग एब्सेंट होता है या कुछ ही में पाया जाता है, मतलब occurs in few member, present in few member, present in few members, few members। और अगर होता भी है तो सिंपल, एक बात याद रखना बेटे, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो गैमेट्स बनाए जाएंगे और यूनिसेलुलर पहले से ऑर्गेनिज्म है, गैमेट कैसे बनाएगा, है ना। तो गैमेट कैसे बनाएगा, तो वो पूरा का पूरा सेल ही कभी कभी गैमेट के जैसा बिहेव करने लगता है, या मियोसिस हो जाती है, गैमेट्स बन जाएंगे फिर फ्यूज होकर के बना लेंगे। मतलब सार्कोडीना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जल्दी पूछता नहीं है, बहुत ही कम पूछता है, क्योंकि इसमें बहुत कम पाया जाता है, वेरी रेयर, है ना, बहुत ही कम। अब आई बेटा बात सीलिएटा में, तो सीलिएटा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है बेटा वो पाया जाता है थ्रू कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन क्या होता है आपको नहीं पता बेटा, अभी हम ये पता है आपको कॉन्जुगेशन लिविंग गॉड पढ़ने के बाद, नहीं पता है आपको, पता है मैंने बैक्टीरिया पढ़ा दिया है ना। हाँ बिल्कुल पता है आपको, कॉन्जुगेशन पता है बेटा, है ना। कॉन्जुगेशन के थ्रू हो सकता है या ऑटोगैमी हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या तो कॉन्जुगेशन होगा या ऑटोगैमी होगी या साइटोगैमी होगी। अब एक बात आ गई बेटा कि ऑटोगैमी क्या होती है और साइटोगैमी क्या होती है। ऑटोगैमी में लिखो, फिर मैं समझा देता हूं। ऑटोगैमी में लिखिए
अलग से ऑटोगैमी कंजुगेशन आप जानते हो, ऑटोगैमी का हेडिंग दो और लिखो ऑटोगैमी, ऑटोगैमी लिखो, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स बाय द डिवीजन ऑफ, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स बाय द डिवीजन ऑफ, by the division of a single parent cell, by the division of single parent cell. साइटोगैमी लिखो, साइटोगैमी, साइटोगैमी में लिखो बेटा फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोगैमी में लिखो फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म but not undergo nuclear exchange, cytoplasm but not undergo nuclear division, उसको हम बोलते हैं बेटा साइटोप्लाज्म, ठीक है ना, सॉरी साइटोगैमी। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, बस ये कभी कुछ और भी आएगा भी नहीं जल्दी, यहीं पे बस आपको याद रखना है कॉन्जुगेशन, ऑटोगैमी, साइटोगैमी, इन सिलिएटा। बेटा फ्लैजेलेटा में जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, ये बहुत बढ़िया मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना है। इन फ्लैजेलेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, इन फ्लैजेलेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट एंड इन केस ऑफ स्पोरोजोआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू गैमीट फॉर्मेशन, यहां पे लिख लो बेटा गैमीट फॉर्मेशन, ठीक बात है ना, थ्रू गैमीट फॉर्मेशन। चला गया था मैं 5-7 मिनट पहले गया था, फिर अभी रिकनेक्ट हुआ, हाँ हो गया सर। एग्जांपल लिख लो बेटा, स्पोरोजोआ का एग्जांपल लिखो, स्पोरोजोआ का एग्जांपल लिखो आप, अमीबा, एंट अमीबा, अमीबा, एंट अमीबा, ठीक है ना, एंट अमीबा, रेडियलारिया, रेडियलारिया मतलब RADIALARIA, रेडियलारिया, ठीक है ना। सिलिएटा का एग्जांपल है बेटा, एक तो आप जानते हो पैरामीशियम है, दूसरा एग्जांपल है बैलेंटीडियम, बैलेंटीडियम एग्जांपल है इसका। फ्लैजेलेटा का एग्जांपल एक तो आप जानते हो क्या होता है, फ्लैजेलेट सॉरी ट्रिपैनोसोमा, दूसरा है जियार्डिया, GIARDIA, जियार्डिया, और बहुत सारे एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे बाद में। स्पोरोजोआ का एग्जांपल है बेटा प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम है बेटा, और टैक्साप्लाज्मा, बहुत सारे एग्जांपल है जो हम बाद में देखेंगे। एक चीज और आप ध्यान से सुन लो अच्छी तरह से बेटा, आज के 10 साल पहले प्रोटोजोआ में, प्रोटोजोआ को पढ़ाने में हमें कम से कम 4 से 6 घंटे लगते थे, ठीक समझ रहे हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोटोजोआ से आते थे पहले, ठीक है। अब एनसीईआरटी में आपका हाफ पेज से भी कम में खत्म कर दिया है उन्होंने, लेकिन इतना भी कम नहीं जितना इसमें रिक्वायरमेंट है आपको, है ना, जितनी जरूरत है प्रोटोजोआ में उतना मैंने आपको करा दिया, इससे ज्यादा बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। एनसीईआरटी में तो इतना भी नहीं दिया है, तो जितना मैंने बता दिया बेटा प्रोटोजोआ में उतना ही पढ़ना है, नीट में उसी से क्वेश्चंस आएंगे, है ना, नीट हो या एम्स लेवल का भी क्वेश्चन हो, वैसे एम्स तो अभी कैंसिल है, नीट के थ्रू ही एम्स में सिलेक्शन होगा बच्चों का। तो जितना मैंने प्रोटोजोआ में आपको पढ़ाया है ना, इतना ही अच्छी तरह से तैयार कर लेना है बेटा, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा कभी, ठीक है ना। और बहुत आसान भी है ना, बहुत आसान भी है ये, तो आपको ये याद करने में भी बहुत आसानी होगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, याद हो बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं बेटा।